Hello everyone. So I am going to teach you about the second topic of obstructive airway disorder, that is bronchiectasis. So what is bronchiectasis? We can see here. Firstly you have to see in the diagram. So see in the diagram, there is a normal airway and there is airway with bronchiectasis. So you can see here the walls of the bronchi is thickened. जो walls है bronchi की वो thick हो गई है. Excessive mucus production is there and जो airway का जो diameter है वो क्या हो गया आपका wide हो गया है. सो ये नॉर्मल एयरवे है जिसमें आपका मसल फाइबर जो है या फिर जो वॉल है वो थिन है, म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है और आपका वाइडनिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है एयरवे की. बट आपका ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, जो वॉल्स हैं ब्रोंकाई के वो क्या हो जाते हैं आपके थिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और वॉल जो है वो वाइड हो जाती है और म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. सो प्रोसीडिंग टू दी ब्रोंकिएक्टासिस introduction part. Bronchiectasis is a condition in which an area of the bronchial tube is permanently and abnormally widened, that is dilated, with accompanying infection. Involved bronchi are dilated, inflamed and easily collapsible, resulting in airway obstruction and impaired clearance of secretion. जैसे मैंने डायग्राम में देख के आपको पहले ही बताया कि ब्रोंकिएक्टासिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब जो है एबनॉर्मली परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं और मेनली डायलेटेशन के साथ उसमें क्या रहता है, इन्फेक्शन भी रहता है. और जब ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हुए हैं साथ में क्या हो जाते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और इजीली कोलैप्सिबल, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से चिपक सकते हैं. और अगर ऐसा हुआ तो आपका एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और म्यूकस का सिक्रेशन को क्या करता है, वो फिर इम्पेयर कर देता है. म्यूकस का प्रोडक्शन तो होता है बट उसके क्लियरेंस को क्या करता है, वो इम्पेयर कर देता है. सो प्रॉपरली जो सिक्रेशन है वो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री से क्या नहीं हो पाता है बाहर, ब्रोंकियल से क्या नहीं हो पाता है बाहर, नहीं आ पाता है और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन in the obstructive airway disorder, that is the bronchiectasis. So proceeding to the definition part, bronchiectasis is a disease state defined by localized irreversible dilatation of part of bronchial tree caused by destruction of the muscle and elastic tissue. The main symptom of bronchiectasis is a mucus producing कफ. मेन जो सिम्टम इसमें दिखाई देता है वो क्या होता है, म्यूकस के साथ आपका कफ आता है. सो सिंपल इसमें इसका डिस्क्रिप्शन है कि ब्रोंकिएक्टासिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें परमानेंटली, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है जो वापस क्या नहीं हो सकता, रिवर्ट बैक नहीं हो सकता. सो डायलेट हो जाते हैं ब्रोंकाई और ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री जो है, ब्रोंकियल ट्री जो है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है और आपका मसल जो फाइबर है, इलास्टिक टिश्यू जो है ब्रोंकाई के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, म्यूकस, और म्यूकस के साथ पर्सन इज हैविंग कफ. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. नाउ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकिएक्टासिस. सो फर्स्ट इज़ द फ्रीक्वेंट ग्रीन येलो स्पूटम अप टू 240 ml. पर्सन को स्पूटम प्रोडक्शन होता है, कलर जो है वो कैसा है, ग्रीनिश येलोइश कलर का है. देन हिमोप्टिसिस इन द एब्सेंस ऑफ स्पूटम कॉल्ड ड्राई ब्रोंकिएक्टासिस. अगर स्पूटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका ड्राई कफ कहलाता है. बट इसमें क्या होता है, आपका ड्राई ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, पर्सन को कफ अप करता है, वो ब्लड को क्या करता है, वो कफ अप करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड दी हिमोप्टिसिस. देन स्पूटम प्रोडक्शन में ऑल्सो ऑकर विदाउट कलरेशन. सिंपल जैसे पेल येलो जो कलर दिखता है स्पूटम का, वैसा कलर से भी हो सकता है विदाउट येलो एंड ग्रीन कलर. देन बैड ब्रेथ इंडिकेटिंग ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन. पर्सन को अगर म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके साथ बैड ब्रीथ भी क्या होता है, उसको हम स्मेल कर सकते हैं. देन फ्रीक्वेंट ब्रोंकियल इन्फेक्शन एंड ब्रेथलेसनेस आर टू पॉसिबल इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. पर्सन को इन्फेक्शन होगा ब्रोंकाई में और दूसरा पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी ब्रेथलेसनेस, दैट इज़ उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है. देन क्रेपिटेशन और आपका एक्सपिरेटरी रोंकाई जो है वो हमको ऑस्कल्टेशन में सुनाई देता है. व्हाट इज़ क्रेपिटेशन, दैट इज़ द क्रैकलिंग और रैटलिंग साउंड. जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं एक लकड़ी को लेकर, जब हम बड़े से पत्थर पे मारते हैं टप टप, दैट इज़ रैटलिंग साउंड. सो दैट इज़ क्रेपिटेशन साउंड जो होता है हमको सुनाई देता है. और दूसरा जो साउंड होता है दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपायरेटरी रोंकाई. लो पिच्ड वीजिंग मतलब जानते हैं आप, विस्लिंग साउंड होता है. एक्सपायरेटरी का मतलब क्या है, जब पर्सन एक्सहेल कर रहा है,
रेस्पिरेशन को क्या कर रहा है, बाहर की ओर निकाल रहा है, एक्सहेल जब कर रहा है, तब उस समय पर्सन के से हम लोग क्या सुन सकते हैं, लो पिच्ड व्हीजिंग साउंड हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं वाइल दी ऑस्कल्टेशन. सो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट इज द स्पुटम प्रोडक्शन, हेमोप्टिसिस, देन बैड ब्रीथ हो सकता है पर्सन को, इन्फेक्शन रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगा. और ऑस्कल्टेशन में पर्सन के लंग को जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे, 2 मेन सिम्टम हमको उसमें दिखाई देगा, साइन दिखाई देगा, दैट इज़ द क्रेपिटेशन एंड एक्सपिरेटरी रोंकाई. नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉजेस. सो देयर आर मेनी कॉजेस, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका एक्वायर्ड कॉजेस. सो एक्वायर्ड कॉजेस क्या होता है, जो हम अपने लाइफ टाइम में जब हम जी रहे हैं तब हम उसको गेन करते हैं. सो मेन जो कॉजेस हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इनहेल द फॉरेन बॉडीज़, ब्रोंकियल ट्यूमर्स एक्सेट्रा. मेन जो पॉजिटिव इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्शिला और बॉडेटिला पर्ट्यूसिस. और इसमें एक और कॉज है एक्वायर्ड कॉज में, दैट इज़ एस्पिरेशन ऑफ अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक गैसेस, पल्मोनरी एस्पिरेशन, अल्कोहलिज्म, हेरोइन, वेरियस एलर्जीज, चाइल्डहुड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, देन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस. सो ये सारे कंडीशन हैं जो मेनली लीड करते हैं ब्रोंकिक्टासिस, जिसमें मेन है आपका एस्पिरेशन. बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया है यहाँ पे, अमोनिया दिया है, टॉक्सिक गैसेस दिए हैं, और पल्मोनरी कभी कभी हम हाइटल हर्निया करके कंडीशन के बारे में जानते हैं. जब आपका उसमें क्या होता है, आपका जो डायफ्राम है वो ओपन होने के कारण स्टमक कंटेंट जो है वो ऊपर की ओर क्या हो जाता है, रिगर्गिटेट होके आते हैं. सो वो कभी कभी एस्पिरेट होकर के जो स्टमक कंटेंट है वो कहाँ जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द एस्पिरेशन, और उसके कारण से भी ब्रोंकिक्टासिस पर्सन में क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. सो दीज आर द एक्वायर्ड कॉजेस. नाउ नेक्स्ट इज़ द कंजेनाइटल कॉज. कंजेनाइटल कॉज का मतलब आप समझते हैं बाय बर्थ पर्सन को रहता है. सो कंजेनाइटल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स सीलिया मोटिलिटी और आयन ट्रांसपोर्ट. मेनली यहाँ पर जो कंजेनाइटल इन्फेक्शन है आपका सीलिया की मोटिलिटी को क्या करता है, सीलिया का फंक्शन आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो बीट आउट करता है म्यूकस को, वो उसको वन वे डायरेक्शन में आउटर साइड में वेवी मूवमेंट करता है सीलिया, जिसके थ्रू जो स्पुटम प्रोड्यूस हुआ है, म्यूकस जो प्रोड्यूस हुआ है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या होता है, बाहर आ जाता है. सो और एक जो इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल इन्फेक्शन में मेनली अफेक्ट होता है आपका आयन का ट्रांसपोर्ट को क्या कर देता है, वो अफेक्ट कर देता है. मैं बताएंगे आगे. आपका मेन जो फर्स्ट डिसऑर्डर इसमें दिया है कंजेनाइटल कॉजेस में, दैट इज़ दी काटाजिनर सिंड्रोम इज़ वन ऑफ सच डिसऑर्डर ऑफ सीलिया मोटिलिटी लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकिक्टासिस. जिसमें काटाजिनर जो सिंड्रोम है इसमें नॉर्मली सीलिया का मोटिलिटी जो है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज़ हो जाता है. सो पर्सन का म्यूकस जो है प्रॉपरली बाहर क्या नहीं होता है, आ नहीं पाता है. दूसरा एक कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो भी एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द सेल ऑफ द लंग, प्रोड्यूसेस थिक एंड स्टिकी म्यूकस एंड प्लग अप पैसेज वे. मेनली इसमें क्या होता है, आपका प्रोड्यूस करता है थिक और स्टिकी म्यूकस को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, और ये जो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है वो प्लग अप कर देता है एयरवे को, और जो पैसेज वे है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. थर्ड जो दिया है वो है आपका यंग सिंड्रोम, which is clinically similar to cystic fibrosis, is thought to significantly contribute to the development of bronchiectasis. So आपका यंग सिंड्रोम भी सेम किसके समान है, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो यहाँ पे कुछ कंजेनाइटल कॉजेज दिए हुए हैं जो कि मेनली आपके ब्रोंकिक्टासिस को डेवलप करते हैं. अदर लेस कॉमन कंजेनाइटल जो कॉज है वो है यहाँ पे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी. जब पर्सन को इम्यून सिस्टम में क्या रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपका वीक रहेगा तब. देन रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जब हो रहा है तब. सो दीज आर दी कंजेनाइटल causes. Now next is about the pathophysiology of the bronchiectasis. So that is bronchiectasis lung. Now continuation of pathophysiology. फर्स्ट इज़ जेनेटिक कंडीशन और इम्पैर्ड सीलिया मोटिलिटी रिजल्टिंग इन ड्यू टू द इटोलॉजिकल फैक्टर. जो भी हमने इटोलॉजिकल फैक्टर पढ़े हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका इम्पैर्ड सीलिया मोटिलिटी हो रहा है सिर्फ जेनेटिक कंडीशन के कारण, ये आपके इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है जो हमने आपके एक्वायर्ड कॉजेस में पढ़ा है. सो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर और जेनेटिक कंडीशन, इम्पैर्ड सीलिया मोटिलिटी रिजल्टिंग इन फेलियर टू क्लियर द स्पुटम दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, और मोर विस्कस स्पुटम दैट इज़ कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस, और क्रोनिक कंडीशन. सो आपका जब सीलिया की मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सो स्पुटम जो है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है, बाहर नहीं आ पाता है. नाउ थर्ड लाइन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंपाउंडेड बाय एन इनएबिलिटी टू क्लियर म्यूकॉइड सिक्रीशन. और साथ में यहाँ पर क्या है, आपका इन्फ्लामेशन भी है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी है, जो आपका म्यूकॉइड सिक्रीशन को और
नहीं निकालने में क्या कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है। म्यूकस और ज़्यादा एयरवे को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। दिस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन रिजल्ट इन ब्रोंकिएक्टासिस। ये किसके कारण हो सकता है, आपका इन्फ्लामेशन के कारण। दैट लीड्स टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल लंग आर्किटेक्चर, इन पर्टिकुलर द इलास्टिक फाइबर ऑफ द ब्रोंकाई। और जो अल्टीमेटली क्या लीड करता है, आपकी इलास्टिक जो स्ट्रक्चर हैं लंग के, वो क्या हो जाते हैं, आपके डैमेज होने लगते हैं। और आपका ब्रोंक्यूल्स का, स्पेशली जो ब्रोंक्यूल्स के इलास्टिक फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। उनकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, थिक हो जाते हैं वॉल, और जो ब्रोंकाई है वाइडली डायलेट हो जाता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन का उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और म्यूकस जो प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सीलिया की मोटिलिटी भी नहीं हो रही, जिसके कारण से म्यूकस वहीं पर बिल्डअप होकर के रहता है, और प्रॉपरली म्यूकस जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस. Now next is the assessment and diagnostic finding. First one is the chest X-ray, then second is the CT scan, computerized tomography scan, then third one is the blood test, फोर्थ वन इज़ द टेस्टिंग ऑफ म्यूकस. मेनली म्यूकस को क्यों टेस्ट कर रहे हैं, आपका एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए. सिटी स्कैन क्यों कर रहे हैं, कितना डायलेट हुआ है या क्या कारण है, कितना अफेक्ट हुआ है आपके ब्रोंक्यूल्स को, उसको रूल आउट करने के लिए. देन चेकिंग SpO2, बिकॉज आपका पर्सन प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाएगा, एयर एंट्री आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का वो भी आर्टीरियल ब्लड में कम हो जाता है. सो उसको चेक करने के लिए SpO2 मॉनिटर करेंगे. देन लंग फंक्शन टेस्ट करना है, स्पायरोमेट्री, जो मैंने आस्थमा में आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाया था. देन नेक्स्ट टेस्ट फॉर द स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपका एक्वायर्ड नहीं कंजेनिटल कॉज को रूल आउट करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर की भी टेस्टिंग होनी है. सो दीज आर दी असेसमेंट एंड दी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. नाउ नेक्स्ट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ bronchiectasis. So there are certain medications to treat or relieve the symptom of bronchiectasis. First one is the antibiotic. Antibiotic क्यों दे रहे हैं हम लोग, लंग का इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए. देन सेकेंड है आपका ब्रोंकोडायलेटर्स. मेनली उन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं जिनका आपका ब्रोंक्यूल्स प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहा है, जिनका इलास्टिक फाइबर्स प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं. सो ये सेम ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग देंगे पेशेंट को जो हमने आस्थमा में दिया हुआ था. नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोपल्मोनरी हाइजीन के बारे में. नॉर्मली ब्रोंकोपल्मोनरी जो हाइजीन है स्पूटम का क्लियरेंस को इम्प्रूव करता है. सो इसमें दो मेथड है. इनहेल्ड मेडिकेशन है जिसमें इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर और इनहेल्ड स्टेरॉइड और सलाइन जो आप लोग नेबुलाइजर के थ्रू देते हैं पेशेंट को. सो वो इनहेल्ड मेडिकेशन के थ्रू हम लोग कर दे सकते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी हाइजीन. और दूसरा है आपका एयरवे क्लियरेंस मेजर, दैट इज़ ऑसिलेटिंग पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर डिवाइस. देन हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेटरी वेस्ट. हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू भी आपका जो स्पुटम है जो स्टक हुआ है आपके ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री से उसको लूज़ कर सकते हैं. सो ये भी उसमें से एक मेथड है. और ये जो मेथड दिया है ऑसिलेटिंग पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर डिवाइस और हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन वेस्ट जो है सेम एज आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी की तरह ही क्या करता है, वो एक्ट करता है. बट वो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसके थ्रू आप एयरवे को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. देन ओकेजनली मेडिकेशंस टू थिन द म्यूकस में बी यूज्ड. और लास्ट है आपका वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू एंड दी न्यूमोकोकस. तो ये पर्सन जिनको ब्रोंकिएक्टासिस है उनको फ्लू एंड न्यूमोकोकस से आपको वैक्सीनेट कराना है ताकि इन्फेक्शन और प्रोग्रेस ना हो जाए. इससे वैक्सीनेटेड रहेंगे तो ये डिसीजेस होने के चांसेस, फ्लू या निमोनिया होने के चांसेस उसको कैसे रहेंगे, कम रहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी फिजियोथेरेपी एंड दी एक्सरसाइज. सो चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पॉस्चरल ड्रेनेज आर यूज टू रिमूव सिक्रीशंस फ्रॉम दी लंग. ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से. देन यूज़ ऑफ ACBT दैट इज़ एक्टिव साइक्लिक ब्रीदिंग टेक्निक कैन बी यूजफुल इन द क्लियरेंस ऑफ द स्पूटम. साइक्लिक ब्रीदिंग टेक्निक में पेशेंट को कामली बैठना है और आपका ब्रीद इन करना है काउंट करके एंड ब्रीद आउट करना है उसको काउंट करके. सो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपका स्पूटम को क्या करने के लिए, क्लियरेंस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. For healthy lifestyle, here are some tips to consider. First one is the exercise regularly as directed by our healthcare provider and help you breathe easier by improving muscle strength and tone and helps improve clearing the mucus from the airway. So exercise करना है as directed by the physician. Then eat a well balanced diet and drink plenty of fluid. Fluids जो हैं वो exactly mucus को लूजन करते हैं, थिन करते हैं और उसको easy clear करने के लिए help करते हैं. Then give up smoking and avoid exposure to
पेसिव स्मोकिंग स्टॉप करना है और पेसिव स्मोकिंग में भी हमको एक्सपोज नहीं होना है। देन नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, गेट अ न्यूमोकोकल वैक्सीन एज रिकमेंडेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर सर्टन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके थ्रू हम लोग ब्रोंकिएक्टासिस के जो एक्सटेंट है, उसके जो सिम्टम्स जो सीवियर हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट। In some cases of severe bronchiectasis, surgery may be suggested to remove the affected portion of the lung. However, this is only an option if the disease is localized in one or two small area of the lung. आपका whole lung जब इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कुछ एरिया ऑफ द लंग जब क्या है इन्वॉल्व है, तभी ये सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। जो लंग टिश्यूज़ प्रॉपरली पूरी तरह से डैमेज हो गया है उसको पल्मोनरी रिसेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर देते हैं। फॉर दी ब्रोंकिएक्टासिस कैन बी डन विद दी लो मोर्टेलिटी एंड दी मॉर्बिडिटी। सो आपका मोर्टेलिटी रेट उसका कम है, डिसीज़ रेट भी अगर उसका कम है तब हम ये कर सकते हैं। पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, पेशेंट का जनरल कंडीशन बहुत अच्छा है और कुछ लंग के लोब ही अफेक्ट हुए हैं, तब पल्मोनरी सेक्शन करके वो अफेक्टेड लोब को हम रिमूव करते हैं ताकि पेशेंट का जो बाकी लंग है उसमें डिसीज़ प्रोग्रेस ना हो सके और पर्सन कैन लीव अ लॉन्गर लाइफ। सो नेक्स्ट है आपका डाइटरी मैनेजमेंट। सो डाइटरी मैनेजमेंट मैंने बताया आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमने पढ़ा था कि वो आयन एक्सचेंज को भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कॉजेस है उसमें हमने बताया था कि वो सीलिया मोटिलिटी को अफेक्ट करता है और दूसरा आपके आयन के एक्सचेंज को भी क्या करता है, वो रोक देता है। तो यहाँ पे कौन से आयन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। सो फर्स्ट है आपका कैल्शियम फ्लोराइड इज़ नोन टू गिव बैक द टिश्यू देयर इलास्टिसिटी एंड कैल्शियम फॉस्फेट इज़ नोन टू स्ट्रेंथन द टिश्यू एंश्योरिंग दैट डाइट इंक्लूड बोथ ऑफ दिस। सो आपका कैल्शियम फ्लोराइड जो है, कैल्शियम जो है वो एग्जैक्टली आपके टिश्यूज़ को इलास्टिसिटी वापस देता है और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बिकॉज इलास्टिक फाइबर जो है लंग के वो क्या हो चुके हैं, लूज़ हो चुके हैं। सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जिसमें आपका कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो वो हमको पेशेंट को देना है। कैल्शियम विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड सब्सिक्वेंटली स्ट्रेंथनिंग इट्स वॉल। सो आपको पता है ब्रोंकिएक्टासिस में जो ब्रोंकाई की वॉल है वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से डायलेट हो चुके हैं। सो आपके रिड्यूस करता है, कैल्शियम जो है एक्सपेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और आपका वापस उसका रिवर्ट बैक करने के, उसका प्री डिसीज स्टेट में वापस जाने में वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है। सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है आपका विटामिन सी इज़ एन एक्सीलेंट इम्यून बूस्टर एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द म्यूकस, वेयर एज विटामिन ए हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एनी इन्फेक्शन फ्रॉम द सेटिंग इन। इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ दीज विटामिन इन डाइट विल हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो विटामिन सी के बारे में दिया जो इम्यून बूस्टर है और दूसरा विटामिन ए है जो इन्फेक्शन को सेटल डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये भी डाइट में इंक्लूड करना है। देन कॉड लिवर ऑयल हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कॉड लिवर ऑयल जो है वो सप्लीमेंटेशन हमको लेना है। इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर इनटेक ऑफ कैल्शियम देन इट वुड बी गुड आइडिया टू स्टार्ट यूजिंग एन और ईटिंग द कॉड लिवर ऑयल। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कॉड लिवर ऑयल हमको क्या करना है, लेना है। देन नेक्स्ट है आपका प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, वो तो हमको ज़्यादा लेना है। रेस्पिरेटरी म्यूकस प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है डिसीज़ कंडीशन में, वहाँ पर आपको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेना ताकि वो लूज़ हो सके और ईजिली आप उसको एक्सपेक्टोरेट कर सको। नाउ next is about the nursing management. So there are some nursing roles are there. Nurses play a vital role in the multidisciplinary team caring for patient with the bronchiectasis. In primary care, nurses provide information and support, educating the patient following diagnosis. The nurse may help by promoting prevention and self-management strategies such as healthy diet, exercise and good hygiene habit. So मेन आपका हेल्थ एजुकेशन रोल है जब आप, और हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ डिसीज़ प्रिवेंशन रोल रहता है एक नर्सिंग रोल, जिसमें मेन हम फोकस करते हैं हेल्दी डाइट पे, एक्सरसाइज पे एंड गुड हाइजीन हैबिट पे। नाउ नेक्स्ट प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिकमेंड किया है, जिसमें कुछ मेजर्स दिया है बच्चों में ब्रोंकिएक्टासिस को प्रिवेंट करने के लिए। सो नॉट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हैविंग अ स्मोक फ्री होम। Then second one is breastfeeding the children, eating a healthy balanced diet, early detection and treatment of the chest infection, making sure home are warm and dry, make chest infection less likely. Then immunization for the disease like measles and whooping cough which can lead to ब्रोंकिएक्टासिस। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा रिकमेंड किया गया सब मेजर्स हैं जो ब्रोंकिएक्टासिस को चिल्ड्रंस में प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रोग्नोसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। सो प्रोग्नोसिस for bronchiectasis is generally good, especially for the children with mild disease. Mortality has decreased over the last few decades due to the better recognition and improvement in the care. So this is all about the bronchiectasis. Hope
you understood well about this topic. So this is bronchiectasis. Okay, thank you.